नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, आज एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, जुड़े हुए इस प्रोग्राम में। बिहार की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, मिथिला की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। नाम है नरेंद्र नाथ मिश्रा, बड़े पत्रकार हैं दिल्ली के। तो आज उनसे हम बिहार की सियासत पर बात करेंगे कि जो लालू और नीतीश का रिश्ता है, क्या वो वेंटिलेटर पर है? क्या जो नीतीश कुमार को लेकर राजनीति हो रही है, कभी संयोजक को लेकर, कभी पीएम के चेहरे को लेकर, उस पर क्या सोचते हैं दिल्ली के लोग और दिल्ली के पत्रकार, और नरेंद्र नाथ जी की अपनी क्या राय है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो तीसरी बात होगी, क्या एनडीए में सब चीज़ ठीक ठीक है, सीट के बंटवारे से लेके सब नॉर्मल है, या महागठबंधन में ही रायता फैला हुआ है? तो बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र नाथ जी। नमस्ते सरोज भैया। जी नमस्ते। तो क्या लगता है कि जो लालू और नीतीश का रिश्ता है, वो उसमें गर्माहट है या फिर वो वेंटिलेटर पर है? क्या कि जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, आप भी दिल्ली में महसूस कर रहे होंगे, तो ये रिश्ता इतना कमजोर क्यों हो गया? आप भी बिहार को जानते हैं तो ये रिश्ता कभी भी एक जो स्वाभाविक ऑप्शन कहेंगे राजनीति के हिसाब से वो कभी भी स्वाभाविक नहीं रहा। तो आप जैसे कि ये 2005 से अगर नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो एक लालू प्रसाद के विरोध से ही उनकी राजनीति उपजी और उसके बाद 13 के बाद जिस तरह से पूरी देश की सियासत बदली तो उसमें बिहार भी अकेला नहीं था। वहां भी बिहार में चेंज हुआ और नीतीश ने अपना एक एक अलग वजूद के लिए नरेंद्र मोदी के बाद जो बीजेपी आए वहां सहज नहीं रहे। तो ये एक सहज संबंध तो कभी भी नहीं रहा, एक राजनीतिक मजबूरी था, चाहे 2015 में महागठबंधन बनाना, फिर बीच में तोड़ के बीजेपी के साथ जाना और फिर जब बीजेपी में असहज होके, तो नीतीश कुमार के पास 2 विकल्प रहा है 15 के बाद अगर आप देखें, तो वो जी जी किसके साथ अधिक असहज हैं? जी। लालू प्रसाद के साथ ये बीजेपी के साथ हैं। तो ये हम्म। असहज वहाँ सहजता का सवाल नहीं है। वो बीजेपी में भी इनके साथ बहुत दिक्कत नहीं थी। बीजेपी ने इनको 43-45 सीट रहने के बावजूद सीएम बनाया था। जी तो ये जी। सवाल था कि आप सहज किसके साथ हैं? तो आपका जो उसी आपके सवाल में ही उत्तर है कि लालू प्रसाद से अभी असहज हो सकते हैं, लेकिन शायद बीजेपी में जो इनकी असहजता या अस्वीकार्यता है, वो अभी मुझे यहाँ अभी अधिक दिख रही है। तो इसीलिए आप हम जो बोलें कि इससे सहज हैं, नहीं हैं, कितने हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस कम से कम इस 2024 के आम चुनाव तक मुझे दोनों का साथ, दोनों के जो है अब वो समीकरण जैसे भी हों, दोनों का साथ रहना मुझे तय दिख रहा है। दोनों के पास बहुत अधिक ऑप्शन भी नहीं है और दोनों के पास बहुत अधिक नहीं समय तो भी नहीं है। नरेंद्र जी, जैसे एक खबरें ये भी चलती है कि फिर पलटी मार लेंगे नीतीश कुमार, भाजपा के साथ चले जाएंगे, तो इस पे कितना दम लगता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बार-बार जब ये खबर कहाँ से शुरुआत हुई नीतीश कुमार के पलटने की? नीतीश कुमार के पलटने की खबर शुरू हुई जब वो तमाम तरह के बयान उनके आए और इंडिया गठबंधन में उनकी नाराज़गी की बात आई। फिर उन्होंने दिल्ली में 29 दिसंबर को आपने देखा कि मीटिंग की, ललन सिंह ने ललन सिंह अध्यक्ष हटे। तो इन सब चीज़ों के बीच में ये बात उठी स्पेकुलेशन में। लेकिन लेकिन बाद में ये बात भी सही उठी थी कि क्या ललन सिंह आरजेडी के अधिक करीब जा रहे थे या क्या उस तरह से जो एक पहले से एक चला आ रहा था कि एक वक़्त है जहाँ पे बिहार की राजनीति में एक नेतृत्व परिवर्तन करे, नीतीश की जगह तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, नीतीश राष्ट्रीय राजनीति की ओर मुड़े, जिसको लेकर आप भी जानते हैं कि जेडीयू के अंदर भी एक तरह का थोड़ा रिसेंटमेंट, असंतोष था कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। मुझे जो हाल की तारीख में जो ये तमाम चीज़ें जो खबरें चली, तो मुझे उसमें बीजेपी वाला एंगल कम नज़र आ रहा था क्योंकि मैं आपको क्लियर बताऊँ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस मामले को लेकर इस बार अभी क्रिस्टल क्लियर है कि नीतीश कुमार उनके प्लान ऑफ एक्शन में नहीं है। ये इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं उनमें, आप किसी से कीजिए। तो वो सिर्फ़ मैं आपके घर आऊँ ये सिर्फ़ मेरे हाथ में नहीं होता, ये आपके हाथ में भी होता है कि आप मुझे बुलाएँगे कि नहीं बुलाएँगे। ऐसा नहीं हो कि हम आपके यहाँ चले जाएँगे। नहीं नहीं तो नरेंद्र इसीलिए जी। मुझे यहाँ जी जी, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि भाजपा में वो ज़्यादा सहज रहते हैं और महागठबंधन आरजेडी के साथ ज़्यादा सहज नहीं है, तो जब इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार इतने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, चार चार मीटिंग के बाद उनको कुछ मिला नहीं, तो वो असहज छोड़ के सहज में क्यों नहीं जाना चाहेंगे? नहीं, वो सहज थे जब तक बीजेपी के साथ उनका नेचुरल अलायंस था बीजेपी 2004 के बाद से। लेकिन चीज़ें परिस्थिति बदल गई। बीजेपी में भी जानते हैं कि वहाँ भी जो नीतीश को एक फ्रीडम चाहिए या जो नीतीश की अपनी आइडेंटिटी चाहिए, जानते भी नीतीश
के साथ भी एक आप जानते हैं कि नीतीश कुमार भी एक उनका एक अपना एक पॉलिटिकल ईगो है, वो भी एक रबर स्टाम्प अपने आप को पसंद नहीं करते हैं, वो भी जो उनका जानते हैं कि वो अपना अलग वजूद दिखाना ज़रूर चाहते हैं। तो बीजेपी में भी वो चीज़ उनको लिबर्टी नहीं मिलेगी, वो आपने देख लिया था जब बीजेपी के साथ सरकार में थे तो लगातार एक हर छोटा मंत्री और जिस जिस तरह से दिल्ली से ओके लिया जा रहा था, हर चीज़ पे कोऑर्डिनेशन आए छोटे-छोटे फैसलों के लिए और वहाँ पे अधिक से था मतलब बीजेपी का और नंबर वाइज़ भी राजनीतिक, क्लाउड के वाइज़ भी, तो इसीलिए इधर आए और अभी जब आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो एक कहीं न कहीं ये क्रेडिट तो नीतीश कुमार को जा रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन का जो एक परिकल्पना या जो पहला जो मीटिंग भी हुई थी और पहली जो पहल भी हुई थी, वो नीतीश कुमार की पहल पे ही हुई थी। जी आपको जी याद होगा पिछले जी जी साल जी जी नीतीश कुमार ही इसके जी 22 मई को 22 मई को हाँ, हाँ। तो नीतीश कुमार को कहीं न कहीं लगता है कि जिस गठबंधन की बुनियाद उन्होंने रखी, वो भी ऐसे परिस्थिति में जब सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था, तो उन्हें उनका वो वाजिब हक नहीं मिला, जो उनको मिलना चाहिए था इंडिया गठबंधन में। बाद की मीटिंग में वो कई बार अकेले-थकेले पड़ गए। तो ये भी चीज़ें रिसेंटमेंट बात हो रही थी। लेकिन रिसेंटली ला मैं आपको बताऊँ 15 दिनों के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, मैं आपको एक जानकारी दूँ कि नीतीश कुमार संयोजक बने, इस मामले को लेकर सभी एकमत हैं। मुझे लगता है कि ये घोषणा हो भी जानी चाहिए थी। ये 3 दिन, 4 दिन पहले भी हो जानी चाहिए थी। अगर इसमें अब पेंच कहाँ है? दिलचस्प की बात है कि पेंच इनके ही सबसे पुराने जो सहयोगी या पुराने जो मित्र कहें, उन्हीं की ओर से पेंच आ रहा है। ये सिर्फ़ इस पूरे इंडिया गठबंधन में अगर सिर्फ़ एक को ऑब्जेक्शन या आप कहें ग्रीन सिग्नल नहीं दिए हैं, वो है ममता बनर्जी। जी जी अगर वो ममता बनर्जी अगर अभी कह दें कि वो उनके नाम से कोई आपत्ति नहीं है, तो अभी कांग्रेस ने भी इनको ऑफ रिकॉर्ड कन्वे कर दिया है कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आरजेडी को कोई दिक्कत नहीं है, उद्धव को कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश इनके नाम पर ओके हैं। बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट डीएमके के साथ हुआ है, तो ऑफ रिकॉर्ड नीतीश की डीएमके नेताओं से भी बात हो गई है। तो मोर और लेस नीतीश के नाम पे किसी को आपत्ति नहीं है एक्सेप्ट एक नाम और दिलचस्प बात है कि नीतीश के जो इवन जो पहले भी एनडीए से लेकर इस इंडिया गठबंधन अगर सबसे पुरानी साथी रही हैं, तो वो ममता बनर्जी रही हैं। तो अब नीतीश कुमार को कहा जाए कि आप उनको मना लीजिए और हम आपका पद रेडी है। तो नन्ना जी क्या कैपिटल टीवी बिहार के दर्शकों को आप ये समझाने की समझाइए कि आखिर ममता बनर्जी को दिक्कत क्या है नीतीश कुमार को लेके, थोड़ा सा संक्षेप में इसको समझाने की कोशिश करें। ये एक बड़ा दिलचस्प मसला है ये कि ममता बनर्जी जो अचानक जो नीतीश कुमार की हमेशा से एक सपोर्टर रही हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार जब इलेक्शन लड़ रहे थे महागठबंधन तब भी ममता बनर्जी वहाँ गई थी और एक हमेशा उनका पैरेलल उनका एक रूट रहा है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं दोनों हमेशा में। अभी जब हो रहा है तो कहीं न कहीं ममता बनर्जी अब नीतीश के बहाने या इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आप इसको और एक एक बैकग्राउंड में जी आपको बताते हैं। आपने देखा होगा कि जब इंडिया गठबंधन की जो अंतिम मीटिंग दिल्ली में हुई थी, तो उसमें खबर आई कि खरगे का नाम ममता बनर्जी ने जी पीएम के लिए प्रपोज़ कर दिया था। वो भी एक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को अच्छा नहीं लगा था। अच्छा इसलिए नहीं लगा था कि इनको खरगे के नाम से आपत्ति थी या कुछ और थी। वहाँ ये कहा गया कि अगर खरगे का नाम को प्रपोज़ करना है आपको, अगर खरगे को जिसमें ममता बनर्जी को सपोर्ट अरविंद केजरीवाल ने कर दिया था। जी तो उसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद का ये कहना था कि अगर खरगे को आप इंडिया के गठबंधन के पीएम के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन है कि अगर आप मीटिंग आ रहे हैं, सब 5 मिनट पहले ही मिल रहे हैं, हम लोग डेली बात कर रहे हैं, तो ये बात अचानक हम लोग के लिए सरप्राइज़ फैक्टर के रूप में देने की क्या ज़रूरत थी? कम से कम जी 5 मिनट का हम लोग कंसल्ट कर लेते। तो कांग्रेस ने इन्हें कन्विंस किया और कि ये जैसे आपके लिए सरप्राइज़ था, ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। और मैं आपको एक और जानकारी दूँ कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर भी ये आ रहा है कि ये एक तरह से एक ममता केजरीवाल का एक कोई पॉलिटिकल कोई एक कार्ड था जो खरगे को सामने आकर उन्होंने एक्सपोज़ करने की कोशिश की। जिसमें एक साथ कई सारे निशाने थे। तो उस समय भी थोड़ा-सा कांग्रेस असहज हुई, कांग्रेस में भी ऑब्वियस ही कि अगर आप पार्टी में जानते हैं कि खरगे अध्यक्ष हैं, लेकिन वे गांधी परिवार के बिना अनुमति के वो अध्यक्ष पद कोई कांग्रेस के अंदर कोई पीएम का उम्मीदवार का नाम कोई दूसरे पार्टी के भले सहयोगी हैं, वो कहें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कांग्रेस के अंदर भी किस तरह की प्रतिक्रिया हुई होगी। तो उसके बाद से लग रहा है कि ये सब सारी जो चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं उसके बाद और आपको ये दिलचस्प की बात है कि इस घटना के तुरंत बाद
जो कांग्रेस थोड़ी-सी नीतीश कुमार को लग रहा था कि थोड़ी-सी मतलब उतना तवज्जो नहीं दे रही। इस घटना के बाद नीतीश कुमार के बहुत करीब जा रही है। लगातार 2-3 बार कॉल हो चुका है। लगातार बातचीत करने की कोशिश हो रही है। चलिए, कांग्रेस की बात शुरू हुई तो कांग्रेस पे ही आते हैं। अभी 11 सीटों का एक प्रपोजल गया है खड़गे साहब के पास, तो क्या लगता है, आप बिहार से जुड़े हुए हैं, बिहार की जमीनी ताकत जानते हैं पार्टियों को, तो 11 सीट का दावा आपको कितना व्यवहारिक लग रहा है कांग्रेस का बिहार के लिए? अब वो तो उत्तर पर यहाँ तो क्या उत्तर प्रदेश में तो 40 सीटों की सूची आ गई है। जी तो जी। वो सूची क्या है, लेकिन ये तय यहाँ पे तो लगभग आप मान के चले कि 6 सीटें शायद से अधिक कांग्रेस को नहीं मिलेंगी, इन पार्टी को भी पता है। जी 6 जी। भी होगा तो हो सकता है कि उसमें 1 या 2 आरजेडी या जेडीयू के जो कोई कैंडिडेट होंगे तो हो सकता है कि वो कांग्रेस को मिल आपको याद होगा 19 में भी कांग्रेस ने कई सारी सीटें ले ली और जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश, उनके बेटे किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे। तो जी वो जी। अभी तक याद है और ये मसला यहाँ उठा था कि आप जितने सीट माँग रहे हैं, क्या इतने कैंडिडेट भी आपके पास है? तो एक जो स्टेट का बार्गेन का होता है 11 माँगो और उसके बाद जो एक नौकरी माँगने की में होता है कि इतनी सैलरी माँगो और इतने पे आप ले लेंगे कुछ भी। अंत में मुझे नहीं लगता है कि सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से बहुत जो दुविधा होगी और जो भी 5-6 भी मिलेगा कांग्रेस को लगता है कि वो उनके लिए ठीक होगा। हाँ, वो कांग्रेस किशनगंज जो कुछ सीटें जहाँ पे लग रहा है कांग्रेस वहाँ जीत जाएगी, वो कटिहार, किशनगंज इस तरह की सीटों को उसको एक चॉइस होगा। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए जो दिक्कत होगी जो बात हो रही है, जो आरजेडी के यहाँ के नीवी नेताओं से बात हुई, कांग्रेस के भी नेताओं से अगर 6 सीट भी मिलेगी तो कांग्रेस ये तय नहीं कर लेगी कि वो अपने हिसाब से किसी भी उम्मीदवार को उतार दे। खास जी करके और आरजेडी का इसमें बहुत ऑब्जेक्शन होगा, खास करके 20 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने कुछ 2-3 अभी भी आरजेडी उस जख्म को नहीं भूल पाई है कि कांग्रेस के 2-3 उम्मीदवारों ने इस पूरे चुनाव को खराब कर दिया। खराब कर दिया। तुमको जो जो बिस्फी में याद होगा जिस तरह से कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, जो पूरा मिथिलांचल अभी भी आरजेडी को लगता है कि पूरे मिथिलांचल की 29 सीटों में उनका जो लगभग 25 सीटें एनडीए को वो आई, तो सीधा जबकि कहते हैं कांग्रेस कि कांग्रेस के चलते तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए, नहीं तो तेजस्वी यादव सीएम सीएम ही हो जाते 20 में। हाँ, वो अभी भी इस चीज़ को भले गठबंधन में है, लेकिन वो अभी भी इस उस जी चीज़ को और उसमें भी लगता है कि कांग्रेस की जो कैंडिडेट देने की जो थी बिस्फी में ऋषि मिश्रा को बुला के फिर उसको टिकट नहीं देना, अभी भी उस चीज़ों को नहीं भूल पाई है। तो आरजेडी इस बार है कि टिकट ही नहीं देंगे, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप किस कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं। तो इसीलिए और कांग्रेस के पास भी आप जान रहे हैं कि 2 महीने में हाँ, भारत जोड़ो यात्रा उधर होके निकलेगी। आप अगर आप देखें, तो भारत जोड़ो यात्रा का जो भी प्लान किया है राहुल गांधी ने, वो उन्हीं रूट से निकाला है, सीमांचल के रूट से, जहाँ कांग्रेस क्लेम कर रही है। जी जी। अब जी मुझे लगता है कि वही मोटा-मोटी आप सीट अगर देख लें, तो मोटा-मोटी वही 5-6 सीट जिधर होके क्रॉस कर रही है, वही उनको मिलने वाला भी है। जी जी, वही रोड मैप तैयार किया गया। अब थोड़ा सा महागठबंधन से निकलते हैं, एनडीए की तरफ आते हैं। क्या एनडीए में सब चीज़ ठीक है, शांति है, कोई रायता नहीं है सीट बंटवारे से लेकर तमाम चीज़ों पर? क्या खबर है दिल्ली में? अब ये जानते हैं कि एनडीए में फिर वो चीज़ें जो एक आदमी 2 आदमी मिलके कह देंगे, तो क्या आपको लगता है कि कोई किसी के पास अभी आप एक सीट छोड़ दीजिए, अभी 3 राज्यों का मुख्यमंत्री आपने देख लिया, जिनको बता दिया जाएगा, जिनको टिकट बता दिया जाएगा, उनके पास अधिक ऑप्शन भी नहीं हो हाँ, उससे पहले एक्सरसाइज़ जो करें, जिनको हमको ये चाहिए, वो एक्सरसाइज़ ज़रूर होगा। लेकिन आप इतने 10 सालों में एक न्यू बीजेपी में आपने समझ लिया होगा, देख लिया होगा कि वो बार्गेन या बाकी वो चीज़ें कोई काम नहीं करेगी जो तब से 1 आध 2 लोग आप भागलपुर में जैसे सुन रहे हैं कि सुशील मोदी, शाहनवाज़ हुसैन दोनों लॉबी कर रहे हैं। हो जी सकता है किसी तीसरे नए फर्स्ट टाइमर को टिकट मिल जाए। तो जी। यहाँ पे जो नेता लॉबी कर रहे हैं, उनको भी पता है कि वो एक तरह से सट्टा खेल रहे हैं और यहाँ पे वो उस चीज़ों का बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, जो सीटें जो बीजे यहाँ पे जो सबसे अधिक लग रहा है, जो कुछ नेताओं के बारे में हो रही है, राजीव प्रताप रूडी का क्या होगा? हम्म। पटना में क्या एक नई लीडरशिप सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को उतारा जाएगा या इस ऋतुराज तरह सिन्हा की का भी नाम चीज़ें आता है, ऋतुराज सिन्हा का भी नाम। ऋतुराज सिन्हा का भी नाम आ रहा है। तो कई सारे ये हार है कि जिस तरह से बीजेपी ने पूरी लीडरशिप बदली है हर स्टेट में, तो क्या बिहार में इस बार जो एक अधूरा रह गया, जब सरकार बनी थी 2020 में तो बीजेपी ने ज़रूर कोशिश की, लेकिन बिहार में कहीं न कहीं वो उतना सफल नहीं हो पाया तारकिशोर प्रसाद या रेणु सिन्हा इनको बना के। तो क्या इस बार जो 40 सीटों में जो 30 सीट से कम बीजेपी नहीं लड़ने वाली है, तो क्या इस इलेक्शन के माध्यम से पूरा बिहार में नई लीडरशिप पता चले कि एक आध सीट छोड़ के सबका सीट बदल दे, तो ये भी चर्चा ये है कि मैक्सिमम सीट अगर बदलेंगी, तो बिहार में भी बदलेंगी और बिहार में
पूरी तरह से नई लीडरशिप उतारने की तैयारी हो रही है। ये ऐसी चर्चा है बिहार को लेकर खास करके। मतलब बहुत सारे क्योंकि अभी उसके पास सीटिंग का टिकट कट सकता है इस बार भाजपा में। सबसे अधिक टिकट कटने की जो खबरें आ रही हैं वो बिहार से ही आ रही हैं, क्योंकि बिहार से जो फीडबैक भी इनके एमपीज़ के भी जो फीडबैक हैं, जो इनका अपना जो इंटरनल है, वो भी बहुत अच्छा फीडबैक नहीं है इनके एमपीज़ के बारे में। एक लाइन से सारे एमपीज़ की जो आती हैं, जो भी फीडबैक आ रहा है, तो वो बहुत खुश नहीं है। तो आप मैक्सिमम अगर देखें तो 70% 60% कुछ भी फिगर हो सकता है। हो सकता है कि अभी जो 16 के 16, 17 के 17 हैं, उसमें से 15 तक का टिकट कट जाए, तो आप हैरान ना हों। चलिए, तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। तो बहुत शुक्रिया नरेंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे नरेंद्र नाथ जी जो बता रहे थे कि एक मजबूरी है राष्ट्रीय जनता दल के साथ नीतीश कुमार का रहना, और अभी फिलहाल उनका आकलन है कि लोकसभा चुनाव तक ये रिश्ता बना रहेगा। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस 4-5 सीटों पर मान जाएगी, क्योंकि वो भी समझती है कि जमीन पर उसकी क्या ताकत है। जो न्याय यात्रा का बनाया गया है कार्यक्रम, वो उसी को सोच समझकर बनाया गया है। इसके अलावा जो एनडीए की बात जो हुई, तो उनका कहना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रायता फैलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ जो ऊपर से आदेश आ जाएगा, सहयोगी दलों को उसको मानना उसकी मजबूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर नरेंद्र नाथ ने दी कि बिहार में जो 16 सीटिंग सांसद हैं, उसमें से 1 दर्जन से ज़्यादा सांसदों का टिकट कट सकता है और नए चेहरे को भाजपा उतार सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर नरेंद्र नाथ ने दी है। तो अब देखिए क्या होता है, और तो बेचैनी तो फैलेगी ही भाजपा खेमे में। तो इस तरह की खबरों के लिए हम आगे भी नरेंद्र नाथ सिंह से जुड़े रहेंगे। बड़े पत्रकार हैं तो स्वाभाविक है खबरें भी उनके पास बड़ी बड़ी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र नाथ जी। थैंक यू।